दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेक्टेशन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये भी क्वांटम मैकेनिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो भी दोस्त या मेरे स्टूडेंट क्वांटम मैकेनिक्स की बुक पढ़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये टॉपिक बीएससी के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट ये किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो स्टार्ट करने से पहले एक और बात बताना चाहता हूं कि इस टॉपिक की अगर आप डेफिनेशन या थ्योरी याद कर रहे हो तो मत करो, क्योंकि अगर इस टॉपिक पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है या किसी कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपसे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछेंगे, प्रॉब्लम पूछे जाएंगे। तो आप इसकी डेफिनेशन रखने की कोशिश मत करना। आपको इस वीडियो में बस ये सीखने की कोशिश करनी है कि कैसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज वैल्यू के ऊपर क्वांटम मैकेनिक्स में क्वेश्चन आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो इस टॉपिक की डीप स्टडी करने से पहले ये समझ लेते हैं कि इस टॉपिक का नाम एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्यों पड़ा। देखो, अगर आप फिजिक्स पढ़ते होगे तो इतना तो जानते ही होंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ अ सिस्टम क्या होती हैं। जैसे पोजीशन होता है, वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन होता है, मोमेंटम होता है, एनर्जी, ये सब चीजें क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है ऑफ एनी सिस्टम, ऑफ एनी फिजिकल सिस्टम। क्लियर हो गई बात। तो फिजिकल क्वांटिटीज तो आप पहले से भी जानते होंगे, मैंने और बता दिया, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि एवरेज वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ये आप जानते होंगे। कहां से जानते होंगे? 11th की फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, या इसको हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं, क्लासिकल फिजिक्स में आपने क्या पढ़ रखा है कि जब भी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कार की वेलोसिटी देखी, ठीक है, कार की वेलोसिटी के बारे में बात की, वेलोसिटी ऑफ कार। वेलोसिटी ऑफ कार। तो सोचो, हमने 11th क्लास में क्या किया था, जब हम कार की एवरेज वैल्यू निकालते थे, एवरेज वेलोसिटी निकालते थे, तो हम क्या करते थे, कार की वेलोसिटी का कई बार मेजरमेंट करते थे। फॉर एग्जांपल मैंने जब मेजरमेंट किया कार का, मतलब फॉर एग्जांपल आप समझो कि कार रोड पे चल रही है और मेरे पास 10 स्टूडेंट है और मैंने उनको कहा कि कार की वेलोसिटी बताओ आप कितनी है। तो फॉर एग्जाम्पल 10 तो यहाँ पे नहीं रखेंगे, तो 4 ले लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल 4 मैंने स्टूडेंट बैठा दिए और मैंने उनसे ये कहा कि आप कार की वेलोसिटी मेजर करो। तो पहले स्टूडेंट ने उस कार की वेलोसिटी मेजर की, बताया v1 है। दूसरे ने बोला नहीं v1 नहीं v2 है। तीसरे ने बोला कार की वेलोसिटी v3 है और चौथे ने बोला कार की वेलोसिटी v3 नहीं v4 है। इस तरह से हमने कार की वेलोसिटी 4 बार मेजर की और 4 बार अलग अलग आई। तो फिर हम कहें कि फिर कार की एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो हम क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए जितनी भी वेलोसिटी अब तक हमने मेजर की उनको ऐड करेंगे और जितनी बार वो वेलोसिटी मेजर की, जैसे मैंने यहाँ पे 4 बार वेलोसिटी मेजर की है तो अपॉन 4 कर देंगे। तो इस तरह से हम वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर पाते थे। तब 11th क्लास की फिजिक्स में या क्लासिकल फिजिक्स में एवरेज वैल्यू हम कुछ इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपसे कहूं कि एवरेज वैल्यू ऑफ मोमेंटम, एनर्जी, इसी तरह से किसी सिस्टम की कैलकुलेट करो, तो आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल अभी पोजीशन की एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो आपने पोजीशन का मेजरमेंट किया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 5 बार पोजीशन का मेजरमेंट किया, 5 बार पोजीशन का मेजरमेंट किया और 5 बार पोजीशन अलग अलग आई। फॉर एग्जाम्पल पहली बार मेजर किया, किसी पार्टिकल को हमने देखा, हमने बोला वो उसकी पोजीशन x1 है। किसी और स्टूडेंट ने बोला उसकी पोजीशन x2 है, किसी नेक्स्ट ने बोला x3 है, x4 है। इस तरह से कई पोजीशन मेजर की। फॉर एग्जाम्पल हमने 5 बार मेजरमेंट किया।
तो 5 बार मेजरमेंट को हम ऐड करेंगे अपॉन 5 कर देंगे, तो इस तरह से हम पोजीशन की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर लेते थे। कहां पे? क्लासिकल फिजिक्स में या 11th क्लास की फिजिक्स में। ठीक है, तो इस टॉपिक का नाम एवरेज वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा। बट क्वांटम मैकेनिक्स में हम एवरेज वैल्यू वर्ड यूज नहीं करते, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में काम हम यही करते हैं। क्या काम करते हैं वो भी समझ लेते हैं इस साइड से। देखो, क्वांटम मैकेनिक्स में जो हमारा सिस्टम होता है, जैसे क्लासिकल फिजिक्स में जितने भी हमारे सिस्टम होते हैं उनको हम आंखों से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार, बॉल, पार्टिकल, या जितने भी चीजें हम आंखों से देख सकते हैं उनकी पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन मेजर कर सकते हैं। हम उन्हीं सब के बारे में बात करते हैं। यानी हमारे फिजिकल सिस्टम को हम आंखों से देख सकते हैं। कहां पे? क्लासिकल फिजिक्स में या 11th क्लास की फिजिक्स में। बट क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे जितने भी सिस्टम होते हैं, यानी जो सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं? एटॉमिक स्केल पे एग्जिस्ट करते हैं। एटॉमिक स्केल पे एग्जिस्ट करते हैं, यानी एटम के साइज के सिस्टम होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ सिस्टम डिस्कस कर लें, यानी एटम भी एक हमारा फिजिकल सिस्टम है, मॉलिक्यूल भी हमारा एक फिजिकल सिस्टम है। इस तरह से और भी फिजिकल सिस्टम है, वो सब हम एक एक करके क्वांटम मैकेनिक्स में डिस्कस करेंगे, तो आप चिंता मत करो। ठीक है, तो हमारे सिस्टम क्या है? एटॉमिक स्केल पे एग्जिस्ट करते हैं, यानी काफी छोटे होते हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते। और मैंने जब आपको स्टार्टिंग में क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि क्वांटम मैकेनिक्स में किसी सिस्टम को हम वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेव फंक्शन की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इस वेव फंक्शन की जब हम स्टडी करते हैं तो यही वेव फंक्शन हमें उस सिस्टम की पोजीशन भी बताएगा, इसकी वेलोसिटी भी बताएगा, इसका मोमेंटम भी बताएगा, इसकी एनर्जी भी बताएगा। ठीक है, अब सेम चीज यहां पे भी होती है। जैसे होता क्या है ना, क्लासिकल फिजिक्स में भी हम क्या कर रहे थे, हमारे पास 4 स्टूडेंट थे और हम कह रहे थे उन चारों से कि कार आपके सामने से गुजरेगी, आपको उस कार की वेलोसिटी मीजर करनी है। तो चारों ने अलग अलग मीजर कर ली। अब क्वांटम मैकेनिक्स में भी ऐसे ही होता है। ये जब हम वेव फंक्शन डेवलप करते हैं किसी सिस्टम के लिए, तो मैंने बताया था कि जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन को किसी फिजिकल सिस्टम के लिए सॉल्व करते हैं तो हमें वेव फंक्शन की वैल्यू मिल जाती है। तो जब भी हम इस वेव फंक्शन की हेल्प से पोजीशन मीजर करते हैं, वेलोसिटी मीजर करते हैं, मोमेंटम मीजर करते हैं या एनर्जी मीजर करते हैं, तो अलग अलग मेजरमेंट में अलग अलग वैल्यू आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा कर सकता हूं, जैसे मेरे पास एक सिस्टम है, यहां एक बॉक्स में सिर्फ एक पार्टिकल है, यानी एक बॉक्स है ये और ये एक पार्टिकल है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, ये बहुत छोटा बॉक्स है जिसे हम नहीं देख सकते, ये पार्टिकल इतना छोटा है जिसे हम नहीं देख सकते, यानी ये एक एटॉमिक स्केल का सिस्टम है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 ऑब्जर्वर हैं, या फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 ऑब्जर्वर है, O1 है, O2 है, O3 है। और इन तीनों से मैंने कहा कि आप मेजरमेंट करोगे लेकिन एक ही टाइम पे करोगे। तो इसका भी टाइम T1 इक्वल टू T है, इसका टाइम भी T2 इक्वल टू T ही है, और इसका टाइम T3 इक्वल टू T ही है। यानी तीनों का टाइम एक ही है मेजरमेंट करने का। क्लियर हो गई बात? तीनों ने मेजरमेंट किया और तीनों से मैं क्या मेजर करा रहा हूं? एक तो पोजीशन, एक तो मोमेंटम और एक एनर्जी। तो O1 ने जब पोजीशन मेजर की तो वो x1 आई, O2 ने जब मेजरमेंट की तो पोजीशन उसी सिस्टम के लिए अलग आई। इसका मतलब दोनों ने, देखो सीधी सीधी बात है, क्वांटम मैकेनिक्स में सारे ऑब्जर्वर एक ही टाइम पे मेजरमेंट कर रहे थे, बट वैल्यू अलग अलग आ रही है। जैसा कि क्लासिकल में अब तक हम मान के चल रहे हैं, ऐसे क्वांटम मैकेनिक्स में आ रहा था। ऐसी फॉर एग्जाम्पल ऑब्जर्वर O1 ने मोमेंटम मेजर किया तो इसका P1 आया, इसका P2 आया, इसका मेजरमेंट P3 आया। ऐसी इसकी एनर्जी E1 आई, इसकी E2 आई, इसकी E3 आई। सिंपल सी बात है। और ये सब हम कैलकुलेट किसकी हेल्प से कर रहे हैं? हम वेव फंक्शन की हेल्प से कर रहे हैं। ये जितने भी मेजरमेंट ये सब ऑब्जर्वर कर पा रहे हैं वो सिर्फ वेव फंक्शन की हेल्प से कर पा रहे हैं। अगर ये वेव फंक्शन ना होता तो ये मेजरमेंट भी नहीं होता। कितनी बात समझ में आ गई? तो सिंपल सी बात है, कहानी वही है। कहानी यही है कि हम जितनी बार मेजरमेंट कर रहे थे, मेजर्ड वैल्यू अलग अलग आ रही थी। अब हमें चाहिए एवरेज वैल्यू, बट एवरेज ऐसे
से निकलेगा नहीं। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि यहाँ पे कोई वेव फंक्शन नहीं है। यहाँ पे हमें जो ऑब्जर्वर है उसे पूरा का पूरा सिस्टम दिख रहा है, उसको देखने के लिए वेव फंक्शन की जरूरत ही नहीं है। बट यहाँ पे वेव फंक्शन की जरूरत है, और वो वेव फंक्शन की प्रोबेबिलिटी, वो उस वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी होती क्या है? उस वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है अनसर्टेनिटी को शो करना। कहने का मतलब है ये जो वेव फंक्शन है ये अनसर्टेनिटी शो करता है। कहने का मतलब है ये वेव फंक्शन अलग अलग टाइम पे अलग अलग होता है, या जैसा भी हमने वेव फंक्शन के वीडियो में पढ़ रखा है। तो कहने का मतलब है कि क्वांटम मैकेनिक्स में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? पहले तो जो भी हमारा सिस्टम होता है उसको देखने के लिए हमें एक वेव फंक्शन चाहिए, और जब हम उस वेव फंक्शन की हेल्प से क्वांटिटी मेजर करते थे तो अलग अलग ऑब्जर्वर अलग अलग वैल्यू मेजर कर रहे थे। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें एक एवरेज वैल्यू चाहिए। अब क्वांटम मैकेनिक्स में हम एवरेज वैल्यू बोल नहीं सकते। वहां क्वांटम मैकेनिक्स के लिए जो हम टर्म यूज करेंगे वो है एक्सपेक्टेशन वैल्यू का। क्यों? क्योंकि एवरेज वैल्यू हम निकाल रहे थे कुछ इस तरीके से, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में एवरेज वैल्यू, जहां पे भी हमें एक एवरेज वैल्यू चाहिए, क्योंकि जितने भी ऑब्जर्वर हैं वो अलग अलग मेजरमेंट कर रहे हैं। तो मुझे एक यूजफुल अगर मेजरमेंट चाहिए तो मुझे एक एवरेज चाहिए। तो वो एवरेज कैसे निकालेंगे? इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं निकालेंगे। तो जब इस तरीके से हम निकाल ही नहीं रहे तो हम इस टॉपिक का नाम एवरेज वैल्यू नहीं देंगे। तो हम क्या नाम देंगे? एक्सपेक्टेशन वैल्यू देंगे। और क्यों देंगे? क्योंकि इसको कैलकुलेट करने के लिए, यानी सिस्टम की जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला बिल्कुल यूज नहीं करने वाले हैं यहाँ पे। तो कैसा फॉर्मूला यूज करेंगे वो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसको आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। तो अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस टॉपिक का नाम एक्चुअली में क्या होना चाहिए? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं और फिर बात करेंगे कि कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। तो डेफिनेशन क्या होगा? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ अ फिजिकल quantity of a physical quantity is the average value of all measurements. all measurements, ठीक है। आप इसको आगे बढ़ा सकते हो। वैसे डेफिनेशन इतनी ही बहुत है और इतनी ही यूजफुल है कि क्वांटम मैकेनिक्स में अगर मैं आपसे कहूं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है तो आप कहोगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल मेजरमेंट। अब ये मेजरमेंट किसने किए? डन बाई द ऑल ऑब्जर्वर, डन बाई ऑल ऑब्जर्वर, ठीक है। और गिवन क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम which is represented by a definite wave function। क्लियर होगी बात? वैसे आप चाहो तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू की डेफिनेशन इतनी ही लिख सकते हो, अदरवाइज इससे अच्छी डेफिनेशन आपको गूगल सर्च मारोगे तो मिल जाएगी। तो डेफिनेशन क्या है? अगर छोटी बनाना चाहो तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल मेजरमेंट। अगर इसे और लंबा बनाना चाहते हो, डन बाई द ऑल ऑब्जर्वर्स फॉर अ गिवन क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। यानी ये काम किसके लिए हो रहा है? किसी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के लिए ही हो रहा है। और ऐसा क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम होना चाहिए विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डेफिनिट वेव फंक्शन। यानी उस क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम का एक डेफिनिट वेव फंक्शन होना चाहिए, तभी हम उसके लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं।
ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो उसको कैलकुलेट करने के लिए इफ ए बी अ फिजिकल क्वांटिटी बी अ फिजिकल मेजरेबल क्वांटिटी, ठीक है, फिजिकल, इफ ए क्या है? एक फिजिकल मेजरेबल क्वांटिटी है। इफ ए बी अ फिजिकल मेजरेबल क्वांटिटी फॉर अ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम which is represented by a wave function psi, ठीक है, then expectation value of A will be, क्योंकि ए क्या है हमारे पास यहाँ फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटी है और इसी की हमें एवरेज वैल्यू या एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है फॉर अ गिवन सिस्टम जिसका वेव फंक्शन साई हो। तो ए की एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैं कहूं एवरेज वैल्यू ऑफ ए, तो इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं? ठीक है, क्लासिकली हम किसी एवरेज वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? ए के ऊपर बार से, बट क्वांटम मैकेनिक्स में हम कभी भी एवरेज वैल्यू की नोटेशन हम कैसे देते हैं? एवरेज वैल्यू ऑफ ए को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस टाइप के एरो से, ठीक है, यानी ए को मुझे इस तरह से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो मैं ये समझूंगा कि हम ए की एवरेज वैल्यू या एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। बट क्योंकि ए क्वांटम मैकेनिकल कैसी मेजरेबल क्वांटिटी है, क्वांटम मैकेनिकली मेजरेबल क्वांटिटी है, तो इसके लिए हम एवरेज वैल्यू लिख रहे हैं, बट आप इसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू बोलोगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो आपको समझ में आ गया कि क्वांटम मैकेनिक्स में एक्सपेक्टेशन वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करना है। आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए को आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, उसका एक फॉर्मूला है, A is equal to integration A to B psi star A psi dx upon integration infinite to plus infinite minus infinite to plus infinite psi star psi dx। यहाँ मैं dx क्यों लिख रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है? मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूं जो हमारा वेव फंक्शन है, जो साई है, वो फंक्शन ऑफ x है। आप 3 डायमेंशनली भी ये फॉर्मूला बना सकते हो, बट इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली नहीं है, तो मैं इसको 3 डायमेंशन में लिख भी नहीं रहा हूं। लेकिन 1 डायमेंशन में हम कैसे लिखेंगे कि अगर हमारा जो फंक्शन है, वेव फंक्शन है, वो सिर्फ फंक्शन ऑफ x हो, तो जो हमारी फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटी ए है, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू को हम कुछ इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। दोबारा सही से लिख दूं, राइटिंग खराब हो रही है, दोबारा लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन होगा ए टू बी साई स्टार ए साई dx अपॉन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार साई dx। ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला है, ये 1 डायमेंशन है। इसका मतलब हमारा जो ये वेव फंक्शन होगा, ये भी 1 डायमेंशन में होगा। अच्छा, ऊपर वाला जो इंटीग्रेशन है, वो एक डेफिनिट इंटीग्रेशन है। कहने का मतलब है ए से बी तक जाता है। इसका मतलब जो हमारा वेव फंक्शन साई है, जो ये हमारा वेव फंक्शन साई एक्स है, ये एग्जिस्ट करता है। जो ये x की वैल्यू है, ये a से b के बीच में है,
ठीक है, अगर ये ऐसी लिमिट होती, अगर ये x ऐसा कुछ होता -∞ टू +∞, तो आप ये इंटीग्रेशन को आप -∞ टू +∞ बना सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, इसको नोट कर लो, दोबारा इसे को समझाता हूं कि कैसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू को कैलकुलेट करना। इसको वॉच करके नोट कर लो, मैं मिटा दूं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक कोई फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटी है, तो उसकी अगर मुझे एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करनी है फॉर अ सिस्टम जिसका वेव फंक्शन हमारे पास साई है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन a टू b साई स्टार a यहां इसके बीच में रहेगा, साई dx अपॉन -∞ टू +∞ साई स्टार साई dx। ये इंटीग्रेशन या इस तरह से एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम कब कैलकुलेट कर सकते हैं? दो बातें हैं, इफ हमारा जो वेव फंक्शन साई है वो फंक्शन ऑफ एक्स हो, और जो ये फंक्शन ऑफ साई है, ये जो वेव फंक्शन है उसकी जो ये वेव फंक्शन एग्जिस्ट कहां से कहां तक करेगा, ए से लेकर बी तक। अगर मेरे पास जो ये वेव फंक्शन है ये ए से बी तक के बीच में बाउंड नहीं है, तो क्या होगा हमारा एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या हो जाएगी, -∞ टू +∞ साई स्टार ए साई dx अपॉन -∞ टू +∞ साई स्टार साई dx। यहां पे आप लिख लोगे, ये दोनों चीजें इसके लिए वैलिड है, ठीक है। और ये फॉर्मूला कब वैलिड है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए का फॉर्मूला ये कब वैलिड होगा, इफ साई इक्वल टू साई एक्स एग्जिस्ट -∞ टू +∞। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये दो फॉर्मूला है, जहां पे जिसकी जरूरत होगी हम वो लगा लेंगे। अब एक बार 3 डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास जो वेव फंक्शन है वो 3 डायमेंशनल है, तो जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए होगी वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी, फिर फॉर एग्जांपल दो टाइप के फॉर्मूले आ जाएंगे यहाँ पे। ए टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ए टू बी A1 टू B1, y इक्वल टू A2 टू B2, z का इंटीग्रेशन हो जाएगा A3 से B3, और यहां अगेन आ जाएगा साई स्टार A साई dx dy dz अपॉन, नीचे का इंटीग्रेशन हमेशा -∞ टू +∞ ही होगा, -∞ टू +∞, -∞ टू +∞, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, साई स्टार साई dx dy dz, ठीक है। ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा, ये अपॉन में है, ठीक है, ये अपॉन में है। ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा, जब इफ जो हमारा साई है वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई और जेड है, और यहाँ x कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, A1 टू B1, y कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, A2 टू B2, और z कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, A3 टू B3। तो इस तरह से आप किसी फिजिकल क्वांटिटी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू 3 डायमेंशन वेव फंक्शन के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अगर ये लिमिट अगेन -∞ टू +∞ होगी, तो ये भी वेव जो हमारा वेरिएबल है वो अगर -∞ टू +∞ वेरी कर रहा है तो ये अपने आप चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको आप नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। अब फॉर्मूला समझने के बाद
इस फॉर्मूले का मतलब भी समझते हैं। जहां जो यहाँ पे साई स्टार है ना, ये साई स्टार है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ साई। फॉर एग्जाम्पल मेरा साई अगर a प्लस आई बी है तो साई स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी, a माइनस आई बी। यानी जहां जहां प्लस आई है वहां वहां माइनस आई हो जाएगा, और जहां जहां माइनस आई है वहां वहां प्लस आई हो जाएगा। ठीक है, आई आप लोग जानते हो मैथमेटिक्स में कि आई की वैल्यू क्या होती है, √-1। क्लियर हो गई बात। अब क्वांटम मैकेनिक्स में हमें कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जनरली कैलकुलेट करनी होती है एक वेव फंक्शन के लिए। तो फर्स्ट नंबर पे आती है पोजीशन। तो यहां पे हम सिंपली बात करेंगे सिंपल एक्स डायमेंशन की या वन डायमेंशन केस की। तो पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को हम इस तरह से डिनोट करेंगे, और पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन अगेन यही लगता हूं a टू b। अगर ये x कहां से कहां तक मेजर किया जा रहा है, a पोजीशन से लेकर b पोजीशन के बीच में मेजर किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये साई स्टार x साई dx अपॉन -∞ टू +∞ साई स्टार साई dx। ये फॉर्मूला हो जाएगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन का। तो आप इसे क्या कह सकते हो, दिस इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन इन एक्स डायरेक्शन। क्लियर हो गई बात। इसमें कोई समझाने वाली चीज तो नहीं है। हाँ, एक समझाने वाली चीज है, वो मैं समझा देता हूं यहीं पे, ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको प्रॉब्लम ना हो। इससे पहले वाला वीडियो मैंने किया था नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन पे। तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, अब इसका मतलब क्या होता है, इफ a wave function is normalized, तो होता क्या है, हमें मिलता है -∞ टू +∞। अगर मैं किसी वेव फंक्शन के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का मल्टीप्लाई उस वेव फंक्शन से करने के बाद उसका इंटीग्रेशन करता हूं -∞ टू +∞, तो इसकी वैल्यू होती है 1। बट ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब हमारा वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड होगा। तो अगर क्वेश्चन में पहले से हमें जो वेव फंक्शन देते हैं सिस्टम का वो नॉर्मलाइज्ड होता है, तो इसकी वैल्यू 1 मिल जाएगी। आगे बात समझ में। और जो ये पोजीशन है, ये पोजीशन अगर x डायमेंशन में है तो x रहेगी, y डायमेंशन में है तो y रहेगी, और z डायरेक्शन में है तो z रहेगी। सिंपल सी बात है। तो न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बात सामने आ जाएगी कि जो वेव फंक्शन नॉर्मलाइज होगा हम सीधे सीधे इसकी वैल्यू 1 रख देंगे और ऊपर की इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। अदरवाइज हमें दोनों, अगर साई हमारा नॉर्मलाइज नहीं है तो हमें दोनों इंटीग्रेशन सॉल्व करने पड़ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक और चीज एग्जाम में जनरली पूछी जाती है, मोमेंटम। तो मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, मोमेंटम यहाँ पे हम सिर्फ px यानी x डायरेक्शन में मोमेंटम मेजर कर रहे हैं। आप चाहो तो y डायरेक्शन में भी मोमेंटम मेजर कर सकते हो और z डायरेक्शन में भी मोमेंटम मेजर कर सकते हो। देखो, पोजीशन का जो ऑपरेटर है वो पोजीशन का वेरिएबल होता है। तो जो ये पोजीशन की हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे हैं, एक्चुअली हम ये पोजीशन का ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। तो पोजीशन का ऑपरेटर x ही होता है, वो x का वेरिएबल ही होता है। बट मोमेंटम के केस में इसका ऑपरेटर px नहीं होता, px का एक डेफिनेट एक्सप्रेशन आता है, वो देखते हैं। फिर उसके बाद हम मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे, वो भी देख लेते हैं। तो मैंने बताया था क्वांटम मैकेनिक्स में किसी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसका ऑपरेटर चाहिए। तो मोमेंटम को मेजर करने के लिए भी मोमेंटम का ऑपरेटर चाहिए। तो 3 डायमेंशन के केस में मोमेंटम का ऑपरेटर होता I h क्रॉस डेल्टा। ये डेल्टा का मतलब क्या होता है, इसको मैं एक्सपेंड कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये
डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बाई डेल वाई जे कैप, डेल बाई डेल जेड के कैप, ये होता है। बट यहाँ पे मोमेंटम का सिर्फ एक्स कंपोनेंट चाहिए हमें, तो ये ऑपरेटर है, याद रखना ऑपरेटर को हमेशा कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कैप लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पोजीशन का ऑपरेटर यूज किया हमने। अच्छा, तो पी एक्स का कंपोनेंट यानी मोमेंटम ऑपरेटर का एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, माइनस आई एच कैप डेल बाई डेल एक्स। यहां मैं बता दूं एच कैप मतलब प्लांक कांस्टेंट को जब हम 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो एच कैप मिल जाएगा, ठीक है, या एच क्रॉस मिल जाएगा। तो इसका मतलब जब मुझे मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पी एक्स की एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू, जगह है हो जाएगी, चलो तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहां से करते हैं। तो पी एक्स की एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू, एक इंटीग्रेशन होगा, अगेन मैं यहां पे बता रहा हूं जितने भी हम साई यूज कर रहे हैं, जो साई एक्स है, वेयर जो एक्स है वो कहां से कहां तक एग्जिस्ट कर रहा है, ए टू बी, बस इसी रेंज में ये एक्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसीलिए मैं इंटीग्रेशन जो ऊपर वाला इंटीग्रेशन है उसको मैं ए टू बी ले रहा हूं। तो यहां पे भी हम वही वेव फंक्शन यूज कर रहे हैं, यानी जो हमारा यहाँ पे साई है वो साई इक्वल टू साई एक्स है, वेयर एक्स एग्जिस्ट फ्रॉम ए टू बी। तो मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या हो जाएगी, ए टू बी। तो यहां पे हम ये यूज करेंगे साई स्टार मोमेंटम ऑपरेटर का एक्स कंपोनेंट, फिर ये ऑपरेट होगा साई पे, फिर इंटीग्रेशन हम कर डीएक्स लगा देंगे और नीचे वही होगा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार साई डीएक्स। ठीक है, अच्छा ऊपर वाली चीजें मिटा दूं, ये पोजीशन वाला भी आप नोट कर लो, मैं मिटा दूं। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं वेयर साई इक्वल टू साई एक्स, और एक्स कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, वेयर ए टू बी वेरी कर रहा है एक्स। तो सीधी सीधी बात है, यहां ये मोमेंटम का ऑपरेटर है, मोमेंटम ऑपरेटर का एक्स कंपोनेंट है, तो यानी यहां पे हम इसको किससे रिप्लेस करेंगे, इससे, तो यानी मोमेंटम के एक्स कंपोनेंट के एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन ए टू बी साई स्टार, ठीक है, यहां ब्रैकेट लगा दोगे, माइनस आई एच कैट डेल बाई डेल एक्स, ये ऑपरेट करेगा साई पे, और फिर dx अपॉन लिमिट माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार साई dx। इस तरह से ये मोमेंटम ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला होगा। इसी तरह से हम पी वाई भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पी वाई क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए टू बी साई स्टार माइनस आई एच कैट डेल बाई डेल वाई साई डी वाई। अब ये अगर y के रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में होगा, और ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार साई डी वाई। और ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम कभी निकाल सकते हैं जब हमारा जो वेव फंक्शन होगा वो साई इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई भी हो, और जो ये y है वो कहां से कहां तक एग्जिस्ट करे, ए टू बी एग्जिस्ट करे। आई होप कि क्वांटम मैकेनिक्स में किसी फिजिकल क्वांटिटी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला कैसे लिखना है या कैसे ड्राइव करना है आपको समझ में आ गया होगा इतना देख के। ठीक है, अब इसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व कराते हैं जिससे आपको और बेहतर समझ में आए कि कैसे क्वांटम मैकेनिक्स में किसी फिजिकल क्वांटिटी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इसको नोट कर लो, मैं मिटा दूं। अच्छा, न्यूमेरिकल सॉल्व कराने से पहले इस टॉपिक में एक और चीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो है एरर इन मेजरमेंट।
फॉर एग्जाम्पल एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, कहने का मतलब है हमें डेल्टा एक्स अगर कैलकुलेट करना है तो ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर। इस तरह से हम एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी में हम एक और टॉपिक इंक्लूड कर दें, एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इसको कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, यहां पे हम डेल्टा पी एक्स लिखेंगे और इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम पी एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस पी एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं, क्योंकि देखो अब तक मैंने एक्सपेक्टेशन वैल्यू को कैलकुलेट करना बताया, यहां पे मैं सारे फॉर्मूले लिख देता हूं अगेन। ये सारी चीजें हम कब कैलकुलेट कर रहे हैं, जब हमारा साई फंक्शन ऑफ एक्स है और वेयर जो एक्स है वो ए टू बी एग्जिस्ट करता है। तो सीधी सीधी बात है, एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या हो जाएगी, ए टू बी साई स्टार एक्स साई डी एक्स अपॉन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार साई डी एक्स। ठीक है, अब जो भी ये आएगी उसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू मिल जाएगी। ऐसी पी एक्स क्या हो गया, ये हो जाएगा ए टू बी साई स्टार माइनस आई एच कैट डेल बाई डेल एक्स साई ब्रैकेट क्लोज डी एक्स अपॉन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार साई डी एक्स। इस तरह से हम x और px कैलकुलेट करेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे इस फॉर्मूले में। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है, जैसे यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ आप करोगे एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ए टू बी साई स्टार एक्स स्क्वायर साई डी एक्स अपॉन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार साई डी एक्स। ठीक है, ऐसे हम एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसी पी एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, ए टू बी साई स्टार। अच्छा एक बात बताओ, पी एक्स की वैल्यू अगर माइनस आई एच कैट डेल बाई डेल एक्स है तो इसका स्क्वायर करूंगा तो पी एक्स स्क्वायर ऑपरेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, क्योंकि देखो स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आई स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू हम पहले से जानते हैं, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो इस वजह से ये माइनस आ जाएगा। अब करके देख लेना, दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये ऑपरेट होगा साई पे ब्रैकेट क्लोज डी एक्स अपॉन ए टू बी। ठीक है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार साई डी एक्स। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा वो ऐसा ही होगा, जिसमें हम डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स भी कैलकुलेट कराएंगे, यानी एरर इन मेजरमेंट भी कैलकुलेट कराएंगे और एक्सपेक्टेशन वैल्यू के ये सब फॉर्मूले हम बना सकते हैं किसी भी मेजरेबल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल यहाँ पोजीशन है, मोमेंटम है, इसी तरह से एनर्जी की भी हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू इस फॉर्मूले में एनर्जी ऑपरेटर यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। वो उसके क्वेश्चन जनरली एग्जाम में नहीं आते। तो जनरली जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू के, वो आते हैं पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करना, मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करना, या एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन को कैलकुलेट करना, या एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम को कैलकुलेट करना, या फिर लास्ट फाइनली आपसे पूछेगा डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स डॉट का प्रोडक्ट क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना।
हाँ, तो इसको पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटा दूँ। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल हुज वेव फंक्शन इज साई इक्वल टू एन ई द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस आई के एक्स। ठीक है, तो जब हम सोल्यूशन करेंगे तो एक चीज हमें पता चल गई कि जो हमारा वेव फंक्शन है वो फंक्शन ऑफ एक्स ही है, और हमें बताया है ये वेव फंक्शन एग्जिस्ट कहां से कहां तक करता है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। यानी जो एक्स वेरिएबल है इस वेव फंक्शन का वो वेरी कहां से कहां तक करता है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। यानी यहाँ पे ए की वैल्यू माइनस इंफिनिटी है और बी की वैल्यू प्लस इंफिनिटी है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जो चीज अब हमें जाननी है, जब क्वेश्चन न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे हैं तो सीधी सीधी बात है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, बिकॉज ए माइनस इंफिनिटी है, बी प्लस इंफिनिटी है, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साई स्टार एक्स साई डी एक्स अपॉन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार साई डी एक्स। क्लियर हो गई बात? ठीक है, इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्यों हो रहा है, बिकॉज हमारा वेव फंक्शन एक्स एक्सिस में ही एग्जिस्ट कर रहा है ना। यानी हमारा जो वेव फंक्शन है वो फंक्शन ऑफ एक्स है, इसलिए इंटीग्रेशन भी एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन भी एक्स एक्सिस में ही आएगी, क्योंकि फंक्शन अगर वाई एक्सिस में एग्जिस्ट करता तो ऑब्वियसली हम वाई एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ वाई भी निकालते हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर ये वेव फंक्शन हमारा जेड, मतलब कहने का मतलब क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम तब ऑफ पोजीशन एक्स में क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा वेव फंक्शन जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन में हम वाई की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करते अगर हमारा वेव फंक्शन फंक्शन ऑफ वाई होता, और इसी तरह से हम जेड की एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी तब निकालते जब हमारा वेव फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ जेड होता। तो यहाँ पे हमारा वेव फंक्शन फंक्शन ऑफ एक्स है, इसलिए हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन भी एक्स में ही आएगी, इसीलिए हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। आई होप आपको ये सब पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब मैंने बताया था कि यहाँ पे ये इमेजिनरी नंबर आई है, तो जो हमारा साई स्टार हो जाएगा वो होगा एन ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर माइनस आई के एक्स। तो पहले कौन सा इंटीग्रेशन सॉल्व कर लें, इसे क्वेश्चन नंबर 1 कर देते हैं। ठीक है, मोमेंटम को बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, पहले एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन को कैलकुलेट कर लें। तो क्या हो जाएगा हमारा, पहले इंटीग्रेशन में कौन सा कर रहा हूं, नीचे वाला कर रहा हूं, तो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार साई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ये हो जाएगा। अच्छा, हमें नहीं पता है एन रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर है, तो एन को मैं यहां एन स्टार करूंगा। ठीक है, एन स्टार, और ये क्या हो जाएगा आपका ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, स्टार कहने का मतलब ये आएगा माइनस आई के एक्स। ठीक है, और दूसरा हमारा वेव फंक्शन क्या है, साई, तो क्या हो जाएगा एन ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस आई के एक्स, और ये हो जाएगा dx। क्लियर हो गई बात? अच्छा, हमने एक चीज पढ़ी है, जैसे हमने पढ़ा है कि a अगर साई की वैल्यू है a प्लस आई बी और साई स्टार की वैल्यू है a माइनस आई बी, तो हमें साई स्टार साई क्या मिलता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, ये जो a स्क्वायर बी स्क्वायर है, अगर हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मैथमेटिक्स में हमने पढ़ी है तो हम इसे क्या बोलते थे, साई मॉड का स्क्वायर। यानी मॉड का स्क्वायर वो हो जाता है जहां हम इमेजिनरी नंबर को हटा देते हैं। कहने का मतलब है
रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर क्या होता है, मॉड का स्क्वायर। तो यहां पे भी वैसे ही है, ये n स्टार है, ये n है, तो ये क्या हो जाएगा, n मॉड का स्क्वायर। क्लियर हो गई बात, ठीक है। और इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, और क्या हो जाएगा ये। अच्छा सीधी सीधी बात बताओ, ये एक्सपोनेंशियल की पावर है तो ई की पावर ऐड हो जाएगी क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ई की पावर, ये भी सेम नंबर है, ये भी सेम नंबर है, तो ये हो जाएगा माइनस 2x² अपॉन 2a²। अच्छा यहाँ माइनस आई के एक्स है, यहाँ प्लस आई के एक्स है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हो जाएगा dx। यानी इंटीग्रेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या बनेगा, n² या n मॉड स्क्वायर कर लो या इससे सिंपली n स्क्वायर कर दो। ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, और ये 2 से 2 कैंसिल, यानी ई की पावर माइनस x² अपॉन a² dx। मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे एक फॉर्मूला चाहिए, वो फॉर्मूला मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो वो फॉर्मूला है कुछ ऐसा है, 0 टू इंफिनिटी x की पावर n e की पावर माइनस अल्फा x²। ये पहले भी मैं बता चुका हूं, इससे पहले जितने भी वीडियो मैंने डाले थे उनमें से किसी एक में डाला है ये फॉर्मूला। अब मैं अगर वो वीडियो देखा होगा तो याद आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस हाफ 1 अपॉन अल्फा की पावर n+1/2 गामा n+1/2, ठीक है। ये गामा की वैल्यू बता दूं कि गामा 1/2 की वैल्यू होती है √पाई, और गामा 5/2 को हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, 3/2 इंटू 1/2 गामा 1/2 के फॉर्म में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे अगर मैं गामा 5 लिखूंगा तो इसका मतलब है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो आप फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा n², और फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा। अच्छा फॉर्मूला लगाने के लिए इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होना चाहिए, 0 से इंफिनिटी। अच्छा ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है, f की वैल्यू अगर x की जगह माइनस x लिखते हैं और फंक्शन अनचेंज रहता है तो वो इवन फंक्शन होता है। अगर हमारे पास कोई इवन फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन अगर -a2 प्लस a है fx dx है, तो ये इंटीग्रेशन बन जाता है 0 टू a इंटू 2 fx dx। ये प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन की, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर मेरा फंक्शन, ये इसे कहते हैं इवन फंक्शन, इवन फंक्शन, ठीक है। और अगर मेरे पास f जो फंक्शन में अगर मैं x की वैल्यू -x से रिप्लेस कर दूं, तो ये फंक्शन अगर ऐसा हो जाता है fx, तो जो ये इंटीग्रेशन है -a2 प्लस a -a2 प्लस a fx dx, ये 0 हो जाता है। ये दो बातें याद रखना, ठीक है। कितनी चीजें याद रखनी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, एक ये फॉर्मूला याद रखना है और ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। ये क्या है, ऑड फंक्शन। अच्छा यहां पे देखो, यहां x² है तो x की जगह अगर मैं -x भी रखूंगा तो फंक्शन सेम ही रहेगा। तो ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। यानी हम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 0 टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, 2n² 0 टू इंफिनिटी e की पावर -x² अपॉन a² dx। अच्छा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2n²। अच्छा ये बताओ, ये इंटीग्रेशन कुछ इसी टाइप का है, बस यहाँ पे क्या हो गया, x की पावर 0 होगी, यहाँ x की पावर 0 यानी 1, तो इंटीग्रेशन कुछ इस टाइप का है। तो फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, इंटू 1/2 1 अपॉन अल्फा की जगह क्या है, 1 अपॉन a²,
और हमें क्या करना है, n+1, यहाँ n की वैल्यू 0 है यानी 1/2, इसकी पावर हो जाएगी 1/2, गामा की पावर 1/2। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर, ये 1/a² की पावर 1/2 है तो ऊपर पहुंच जाएगा a, और गामा 1/2 की वैल्यू मैंने पहले से बताई है, √π है। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, ये। इसको कहीं साइड में नोट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। इसकी वैल्यू हम साइड में नोट कर लेते हैं। क्या थी, -∞ टू +∞ साई स्टार साई dx की वैल्यू है n² a√π। ठीक है, ये सही आ रहा है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, सही आ रहा है। इसको मैं मिटा दूं, पॉज करके नोट करना चाहो तो नोट कर लो, ठीक है। अब दूसरा इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो दूसरा इंटीग्रेशन क्या है हमारा, -∞ टू +∞ साई स्टार x साई dx। स्टार मैंने बताया था i की जगह -i हो जाएगा, तो -∞ टू +∞ n स्टार e की पावर -x² अपॉन 2a² - i k x इंटू e की पावर -x² अपॉन 2a² प्लस i k x, और क्या है dx। अगेन n, सॉरी यहाँ पे मैंने n स्टार नहीं लगाया, ठीक है, इंटू x इंटू n, ठीक है, क्योंकि वेव फंक्शन के आगे n है, ठीक है। तो n स्टार n क्या हो जाएगा, n² हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप n मॉड का स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये हो जाएगा -∞ टू +∞, x सामने आ जाएगा, और देखो अगेन दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा e की पावर -x² अपॉन a², और ये हो जाएगा dx। अच्छा, यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये एक ऑड फंक्शन है। यहाँ पे ये कंडीशन लागू होती है कि अगर x को मैंने -x से रिप्लेस किया है तो फंक्शन के आगे माइनस का ही आ जाएगा। तो ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। और आपको मैंने बता दिया कि -a टू +a ऑड फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मुझे इसकी वैल्यू पता है, तो x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर का इंटीग्रेशन 0 अपॉन नीचे का इंटीग्रेशन n² a√π इक्वल टू 0। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, आंसर हमारा क्या आया, x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 है फॉर दिस गिवन फंक्शन। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटा दूं। तो अब तक इस क्वेश्चन में हम पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल चुके हैं, जिसका आंसर आ रहा है 0। ठीक है, यह आंसर फर्स्ट है। अच्छा, अब मोमेंटम का, अब क्योंकि फंक्शन जो हमारा वेव फंक्शन है वो फंक्शन ऑफ एक्स है, इसलिए जो इसका मोमेंटम आएगा वो मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट ही मेजर होगा। तो मोमेंटम के एक्स कंपोनेंट की ही हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज इक्वल टू -∞ टू +∞। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जो हमारा एक्स है उसके लिए a -∞ है और b क्या है, +∞। तो क्या हो जाएगा, साई स्टार पी एक्स ऑपरेटर
साई डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार साई डी एक्स। और एक चीज बताऊं, इससे पहले वाले क्वेश्चन मतलब जब हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन निकाली थी तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया था, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार साई डी एक्स कितना आया था, एन स्क्वायर ए रूट 5। तो ये याद रखना। तो क्वेश्चन आसान हो गया, अब सिर्फ हमें ऊपर वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो उसको सॉल्व करने माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार पी एक्स ऑपरेटर साई डी एक्स। मैंने बताया था मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, पी एक्स ऑपरेटर की वैल्यू होती है माइनस आई एच कैट डेल बाई डेल एक्स, यही यूज करनी है। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार यानी एन स्टार ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर माइनस आई के एक्स। अच्छा यहां ब्रैकेट आ जाएगा माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, और ये हो जाएगा एन ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस आई के एक्स, और ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन dx। ठीक है, जो चीजें बाहर निकल सकती हैं वो निकाल देते हैं, जैसे एन स्टार बाहर निकल जाएगा, एन बाहर निकल जाएगा और आई एच कैट भी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस, सॉरी पहले बाहर चीजें निकाल लें, तो निकली क्या माइनस आई एच कैट एन स्क्वायर, अब इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, और ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर माइनस आई के एक्स। अच्छा इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो तो क्या हो जाएगा, पहले ई की पावर सेम ऐसी उतर जाएगी, ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस आई के एक्स। अब इसकी पावर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा तो ब्रैकेट लगा दो, तो ये हो जाएगा माइनस 2x अपॉन 2a स्क्वायर प्लस आई के, और ये हो जाएगा dx। अच्छा अब दोनों की पावर अब मल्टीप्लाई, दोनों ई एक्सपोनेंशियल का मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा माइनस आई एच कैट एन स्क्वायर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, और ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अच्छा यहां पे हमारे पास जो टर्म आ रहे हैं वो क्या आ रहा है, माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस आई के dx। यहां पे दो इंटीग्रेशन हो जाएंगे, एक जब मैं इसको इसके साथ रखूंगा और दूसरा जब मैं इसको इसके साथ रखूंगा। कहने का मतलब क्या है, इक्वल टू माइनस आई एच कैट एन स्क्वायर, अगर इसे ब्रैकेट लगा दूं तो पहला इंटीग्रेशन है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, और आगे से क्या है माइनस है एक्स अपॉन ए स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर dx, ये पहला इंटीग्रेशन है, और प्लस आई के इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर dx, ये दूसरा इंटीग्रेशन। अगेन लिमिट वही रहेगी। समझ में आ रही है बात? ठीक है, इतना नोट कर लो, मैं मिटा दूं, मैं मिटा दूं ऊपर की चीजें, पॉज करके नोट कर लो क्योंकि जगह तो है नहीं। ये भी लाइन मिटा देते हैं, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, ये जो फंक्शन है ये एक ऑड फंक्शन है, ये क्या है जीरो हो जाएगा क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, अभी मैंने बताया था। ऑड फंक्शन की केस में माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी का इंटीग्रेशन जीरो, तो जो चीज बचेगी वो क्या बचेगी, ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार पी एक्स साई डी एक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखो
ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आई स्क्वायर एच क्रॉस के एन स्क्वायर इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, और क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर dx। मैंने बताया था अब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला, 0 टू इंफिनिटी एक्स की पावर एन ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू हाफ 1 अपॉन अल्फा की पावर एन प्लस 1/2 गामा एन प्लस 1/2। क्योंकि सीधी सीधी बात है, ये एक इवन फंक्शन है। ये कैसा है, इवन फंक्शन। तो आपकी लिमिट क्या हो जाएगी, आगे 2 आ जाएगा और 0 टू इंफिनिटी लिमिट बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये आई स्क्वायर को की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये हो जाएगा +1। तो एच कैट के एन स्क्वायर, ठीक है, इंटू टू भी कर देते हैं और लिमिट हो जाएगी 0 टू इंफिनिटी ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर dx। सॉल्व करोगे तो 2h कैट के एन स्क्वायर इंटू 1/2 1 अपॉन ए स्क्वायर की पावर 1/2 गामा 1/2। बता दिया कैसे आएगा। ठीक है, वो फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अल्फा की जगह क्या है, 1 अपॉन ए स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा एच कैट के एन स्क्वायर, ए ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा √π। ठीक है, इसको नोट कर लो, मैं मिटा दूं। ठीक है, मिटा दो नीचे की चीजें। तो कुल मिला के एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम क्या आता है, फॉर्मूला था पी एक्स इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार पी एक्स ऑपरेटर साई डी एक्स अपॉन साई स्टार साई डी एक्स माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। इसकी वैल्यू अभी मैंने कैलकुलेट की है, एच क्रॉस के एन स्क्वायर a√π। और मैं आपको बता दूं कि जब हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी, जब हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन निकाली थी, तो ये जो इंटीग्रेशन आया था, ये आया था n स्क्वायर a√π। ठीक है, तो कुल मिला के सीधी सीधी बात है, ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहां से हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन यानी पी एक्स का एवरेज हमें मिलेगा h क्रॉस के। ये आंसर है, आंसर सेकंड है। ठीक है, आंसर फर्स्ट, आंसर सेकंड। तो इसको पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स एंड पी एक्स स्क्वायर ऑफ अ पार्टिकल whose wave function is psi equal to a sin pi x upon l, where जो ये वेव फंक्शन है वो 0 से l के बीच में, अगर x की वैल्यू 0 से l के बीच में होती है तभी एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज ये वेव फंक्शन 0 हो जाता है अगर x की वैल्यू 0 और l के बीच से कहीं बाहर हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर x की वैल्यू -a हो या x की वैल्यू l प्लस a हो, तो उस हर कंडीशन में हमारा जो ये वेव फंक्शन होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। तो कुल मिला के यहाँ पे भी हमारा जो वेव फंक्शन है वो फंक्शन ऑफ x है और हमें इस वेव फंक्शन के लिए मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू और मोमेंटम के स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पहले हम मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो उसका फॉर्मूला है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, यहां पे तो मैंने ऐसा लिख दिया। क्या फॉर्मूला था, ए टू बी साई स्टार मोमेंटम का ऑपरेटर साई डी एक्स अपॉन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार साई डी एक्स। इसकी वैल्यू 1
कब हो सकती है? जब नॉर्मलाइज्ड हो। यहाँ पे दिया नहीं है कि ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है या नहीं, तो हम ये नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं है वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है या नहीं है। तो इस तरह से कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू एल है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि जो हमारा वेव फंक्शन है वो साई या साई स्टार की वैल्यू कब शो करेगा? जब x की वैल्यू 0 और l के बीच में होगी। तो ये वाला इंटीग्रेशन भी 0 से l हो जाएगा, और a और b की वैल्यू हमें पता है क्या है, 0 से l। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर दिस फंक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से l, और बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले हम नीचे वाला इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे, फिर ऊपर वाला। ठीक है, तो 0 से l साई स्टार साई डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो यहाँ कोई आयोटा नहीं दिख रहा है, इमेजिनरी नंबर है ही नहीं, तो इसका मतलब जो साई स्टार होगा वो साई के इक्वल होगा, और क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स 0 to l, ये इंटीग्रेशन। एक चीज हमें पता है, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। तो ये बाई 2 मैं बाहर निकाल लूं तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2, और इंटीग्रेशन के अंदर, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से है, और इंटीग्रेशन के अंदर 1 माइनस cos 2 पाई एक्स अपॉन एल। ठीक है, इसी का इंटीग्रेशन में करना है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स माइनस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2 पाई एक्स अपॉन एल के अपॉन में 2 पाई अपॉन एल होगा। आई होप आपको इंटीग्रेशन करना आता हो, क्योंकि अगर इंटीग्रेशन नहीं करना आएगा तो आप नॉर्मलाइजेशन की क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व कर पाओगे, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इंटीग्रेशन आना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा, सीधी सीधी बात है, ए स्क्वायर बाई 2, पहले अपर लिमिट लगती है फिर लोअर लिमिट लगती है। तो अपर लिमिट लगाओगे यानी एक्स की जगह एल रखोगे, तो ये एक्स की जगह क्या हो जाएगा, एल, और माइनस साइन के अंदर जब x की जगह l रखोगे तो l से l कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 पाई, तो साइन 2 पाई की वैल्यू 0, तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया। अपर लिमिट लग दी, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में x की जगह 0 रखना है, तो x की जगह 0 यानी 0 माइनस, और साइन में x की जगह, साइन के एंगल में x की जगह 0 रखोगे तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये 0। तो यानी आंसर क्या आ गया हमारा, 0 टू l की वैल्यू 0 टू l साई स्टार साई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास हुई ए स्क्वायर एल बाई 2। ठीक है, यहां हम नोट कर देते हैं, इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ए स्क्वायर एल बाई 2। चलो ठीक है, अब ऊपर वाला इंटीग्रेशन सॉल्व कर लें, मिटा दो। ऊपर वाला इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 टू एल साई स्टार पी एक्स साई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू पी एक्स का ऑपरेटर रखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 0 टू एल साई स्टार की वैल्यू अगेन ए साइन पाई एक्स अपॉन एल, और बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, मोमेंटम ऑपरेटर आई एच कैट डेल बाई डेल एक्स, ये किस पे ऑपरेट होगा, ए साइन पाई एक्स अपॉन एल पे।
ठीक है, और ये हो गया dx। ये इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीजें कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएंगी, तो ए और ये माइनस आई एच कैट बाहर आ जाएगा, तो माइनस आई एच कैट ए स्क्वायर बाहर आ गया, 0 to L। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, साइन पाई एक्स अपॉन एल। अच्छा, यहां डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, साइन का क्या बन जाएगा, कॉस पाई एक्स अपॉन एल, और अंदर डिफ्रेंशिएशन होगा तो पाई बाई एल dx। ठीक है, तो ये कुछ इंटीग्रेशन आया, ये यहां पे पाई एल बाहर निकल आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आई एच कैट पाई अपॉन एल ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा, अच्छा ये साइन थीटा कॉस थीटा बन रहा है तो अपॉन 2 कर दूं तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहां ऐसे लिख सकता हूं 2 साइन पाई एक्स अपॉन एल इंटू कॉस पाई एक्स अपॉन एल dx, ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा माइनस आई एच कैट पाई अपॉन 2l ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0 to L इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा साइन 2 पाई एक्स अपॉन एल dx। अच्छा, इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आई एच कैट पाई अपॉन 2l, और ये ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन करोगे तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, माइनस का कॉस, तो माइनस कॉस 2 पाई एक्स अपॉन एल, और अपॉन में हो जाएगा 2 पाई अपॉन एल, और लिमिट होगी 0 to L। ठीक है, ऊपर की चीजें मिटा दूं, तो पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटा दूंगा। ठीक है, अगर कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम होगी या कहीं मिस्टेक होगी तो आप खुद ही सुधार लो, मैं खाली मेथड सिखा रहा हूं, मिस्टेक तो मुझसे भी हो ही जाएगी। ठीक है, तो मिस्टेक आप सही करते रहना, और प्रॉब्लम्स ऐसी ही सॉल्व होंगी। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सीधी सीधी बात है, हम यही इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे थे, तो ये हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो आई एच कैट पाई अपॉन 2l ए स्क्वायर। अच्छा, यहाँ 2 पाई अपॉन एल को हम ऊपर भेज दें तो यानी एल अपॉन 2 पाई, और ये हो जाएगा कॉस 2 पाई एक्स अपॉन एल, लिमिट है 0 से 0 to L। ठीक है, ठीक, इस लाइन को भी मिटा देगा। तो सीधी सीधी बात है, ये L से L कैंसिल, और क्या हो जाएगा, ये पाई से पाई कैंसिल, तो ये हो जाएगा माई आई एच कैट ए स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, कॉस की वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, जब L होगा तो 2 पाई होगा यानी 1 माइनस, और जब 0 पुट करोगे कॉस की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 यानी 0, यानी ये पूरा 0। तो कहने का मतलब है इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो कुल मिला के अगर ऊपर वाला इंटीग्रेशन 0 और नीचे वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू ये, तो कुल मिला के हमारा ओवरऑल पी एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 हो गई। पी एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 हो गई, ये हमारा फर्स्ट आंसर होगा। ठीक है, इसको पॉज करके आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो, मैं मिटा दूं। ठीक है, मैं मिटा देता हूं। तो आंसर फर्स्ट हमारा क्या हो गया, पी एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमारी 0 हुई। अब दूसरा कैलकुलेट करना है, पी एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगेन क्योंकि फंक्शन कहां से एग्जिस्ट कर रहा है, 0 to L,
तो क्या हो जाएगा साई स्टार पी एक्स स्क्वायर का ऑपरेटर, ठीक है, साई डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी साई स्टार साई डी एक्स। इसकी वैल्यू हम पहले से जानते हैं ए स्क्वायर टू कितना एल बाई टू, ए स्क्वायर एल बाई टू, ठीक है, इसका वैल्यू हम पहले से जानते हैं, ठीक है, क्योंकि पिछले जब हमने इसको कैलकुलेट किया था तब हमने ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व कर लिया था। सिर्फ हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये तो कर देते हैं। माइ 0 टू एल साई स्टार पी एक्स स्क्वायर साई डी एक्स इज इक्वल टू, हमें पता है अगर पी एक्स की वैल्यू माइनस आई एच कैट डेल बाई डेल एक्स है तो हमें पता है पी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा माइनस एच कैट स्क्वायर डेल बाई डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो 0 टू एल, साई की वैल्यू क्या होगी ए साइन पाई एक्स अपॉन एल, ठीक है। और अब यहां क्या हो जाएगा, ऑपरेटर की एक्सप्रेशन रखोगे तो माइनस एच कैट स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर ए साइन पाई एक्स अपॉन एल dx। हमें ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, ठीक है ना। सीधी सीधी बात है, दो बार डिफ्रेंशिएशन करना है तो करते हैं, और क्या, कुछ और रास्ता तो है नहीं। तो कांस्टेंट चीजें बाहर निकालें, ए यानी ए स्क्वायर और क्या हो गया माइनस एच कैट स्क्वायर ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू एल। एक बार डिफ्रेंशिएशन में कर दूंगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन पाई एक्स अपॉन एल, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन भी क्या बन जाता है कॉस, ठीक है। एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये डेल स्क्वायर से डेल बाई डेल एक्स हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा कॉस पाई एक्स अपॉन एल, ठीक है, इंटू पाई बाई एल डीएक्स, ठीक है। क्योंकि डिफ्रेंशिएशन होगा तो साइन का कॉस बन जाएगा और अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन होगा तो एक्स हट जाएगा। तो पाई बाई एल हम बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा माइनस पाई एच कैट स्क्वायर अपॉन एल ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू एल। एक और बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉस का माइनस साइन हो जाता है, तो कॉस का माइनस साइन पाई एक्स बाई एल, ये तो पहले वाला था और ये दोबारा होगा तो कॉस का बन जाएगा साइन पाई एक्स अपॉन एल और डिफ्रेंशिएशन होने के बाद एक और पाई बाई एल आ जाएगा, ठीक है। इस पाई बाई एल को फिर से लाओगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यानी ये प्लस पाई स्क्वायर एच कैट स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है, और इंटू ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू एल, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन एल डीएक्स, ठीक है। ऊपर की चीजें मिटा दें, पॉज करके नोट कर लूंगा। तो क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर एच कैट स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू एल साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन एल डीएक्स। ये इंटीग्रेशन अभी हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, मिटा दो। तो सीधी सीधी बात है, अगेन हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो बाई 2 को पहले ही आगे ले लो तो क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बाई 2,
ए स्क्वायर बाई 2, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 पाई एक्स अपॉन एल। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 टू एल, ये हो गया dx। ठीक है, कोई मिस्टेक तो नहीं की मैंने? ठीक है, अच्छा अब इंटीग्रेशन करने इजी है। पाई स्क्वायर एच कैट स्क्वायर एल स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2, और इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा x माइनस कॉस का क्या हो जाएगा साइन 2 पाई एक्स अपॉन एल अपॉन 2 पाई बाई एल, लिमिट 0 टू एल। जब आप इस लिमिट को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर एच कैट स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये एल है, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर बाई 2। देखो पहले अपर लिमिट लगोगे तो एल रखोगे तो एक्स की जगह एल, और साइन में एक्स की जगह एल रखोगे तो साइन 2 पाई हो जाएगा। साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 0, तो माइनस 0, ये अपर लिमिट रख दी, माइनस लोअर लिमिट एक्स की जगह 0, और ये साइन के अंदर एक्स की जगह 0 पुट करोगे तो साइन 0 बन जाएगा 0। ठीक है, तो कुल मिला के मिटा दो। चलो मिटा दो, आप पॉज करके नोट कर लिया करो। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास क्या बना, पाई स्क्वायर एच कैट स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर एल बाई 2, क्योंकि यहां सिर्फ एल बचा है। ये इसका इंटीग्रेशन है, यानी इसकी वैल्यू क्या आई, इज इक्वल टू पाई स्क्वायर एच कैट स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर एल अपॉन 2। ठीक है, सबकी वैल्यू हमें पता चल गई। अब पी एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मिटा दो सब। तो कहने का मतलब क्या है, पी एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ऊपर के इंटीग्रेशन की वैल्यू पाई स्क्वायर एच कैट स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर एल बाई 2 अपॉन नीचे के इंटीग्रेशन की वैल्यू ए स्क्वायर एल बाई 2। तो ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल, तो हमें यहां से पता चल गया कि पी एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हुई पाई स्क्वायर एच कैट स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ये आपका आंसर सेकंड हो गया। ठीक है, तो आंसर फर्स्ट ये था और आंसर सेकंड ये था। इसको पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज इन अ नॉर्मलाइज स्टेट साई इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई की पावर 1/4 ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। फाइंड डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी एक्स एंड हेंस इवेल्युएट अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें एरर इन पोजीशन एंड एरर इन मोमेंटम को मेजर करना है। जिनके फॉर्मूले थे, एरर इन पोजीशन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर। ऐसे हम एरर इन पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं, और एरर इन मोमेंटम को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स का स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस पी एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर। इस तरह से हम एरर इन पोजीशन एरर इन मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लंबा हो गया, लेकिन एक अच्छी बात यह है इस क्वेश्चन की कि हमारा जो वेव फंक्शन है वो पहले से नॉर्मलाइज्ड है। नॉर्मलाइज्ड होने का मतलब क्या है कि माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी इंटीग्रेशन साई स्टार साई डी एक्स
की वैल्यू 1 आएगी। आप चाहो तो प्रूफ भी कर लो। देखो यहां से हम प्रूफ कर दें तो देखो यहाँ पे कोई इमेजिनरी नंबर नहीं है, तो जो आगे का कांस्टेंट नंबर है वो बाहर आ जाएगा। तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसमें 1/पाई की पावर 1/2 हो जाएगी, क्योंकि इसका भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो 1/पाई की पावर 1/4 हो जाएगी। और अंदर बच जाएगा e की पावर -x²/2 साई स्टार का, और इसका साई का e की पावर -x²/2 dx इज इक्वल टू 1। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ पहले कर लेते हैं, देखते हैं इसका इंटीग्रेशन 1 आता है या नहीं। ये है लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया 1/√पाई, और जब इन एक्सपोनेंशियल का प्रोडक्ट होगा इसकी पावर ऐड हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा इंटीग्रेशन -∞ टू +∞, ये हो जाएगा e की पावर -x² dx। अब आप मुझसे ये पूछ सकते हो सर आपने इंटीग्रेशन की लिमिट -∞ टू +∞ क्यों ली? बिकॉज यहाँ डिफाइंड है ही नहीं। तो जब डिफाइंड नहीं है तो हम x डायमेंशन में -∞ टू +∞ ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया नहीं गया। तो जहां पे मेंशन नहीं किया गया वहां आप हमेशा इंटीग्रेशन की लिमिट -∞ से +∞ ही लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। 0 to ∞ x की पावर n e की पावर -α(x² dx इज इक्वल टू क्या आता है, इसका इंटीग्रेशन हाफ 1/α की पावर n+1/2 गामा n+1/2, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ x की वैल्यू, x की पावर क्या है, 0 है, ठीक है। तो ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, ये इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन में क्या होता है, लिमिट 0 से ∞ हो जाएगी और आगे से 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 2/√पाई, और लिमिट क्या हो जाएगी 0 to ∞, क्या हो जाएगा e की पावर -x² dx, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2/√पाई, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/, यहां अल्फा की जगह क्या है 1 है, तो 1 की पावर क्या हो जाएगी 1/2 और गामा 1/2। मैं बताऊं 1/√1 की वैल्यू 1 ही होती है, लेकिन गामा 1/2 की वैल्यू √पाई होती है। तो ये क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 1/√पाई तो पहले से था, और गामा 1/2 की वैल्यू क्या हुई √पाई। तो कुल मिला के क्या हुआ, ये 1। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि वेव फंक्शन अगर नॉर्मलाइज होता है पहले से, तो ये वाला इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 आती है, इस टाइप के इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 आती है। तो हमारा आधा काम खत्म हो जाता है सीधे सीधे, कि हमें अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर किसी की निकालनी है तो सिर्फ ऊपर का इंटीग्रेशन करना होगा, नीचे का नहीं करना होगा। इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। चलो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मुझे अगर डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या चाहिए, x² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी चाहिए और x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर भी चाहिए। तो एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -∞ टू +∞ साई स्टार x साई dx अपॉन -∞ टू +∞ साई स्टार साई dx। हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं कि इसकी वैल्यू 1 है, तो हमें सिर्फ ऊपर वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा, साई और साई स्टार की का एक्सप्रेशन सेम होगा बिकॉज इसमें आई है नहीं। तो क्या हो जाएगा 1/पाई की पावर 1/2 बाहर आ जाएगी, इंटीग्रेशन -∞ टू +∞ x, और ये हो जाएगा e की पावर साई स्टार का -x²/2 और साई का e की पावर -x²/2 dx, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 1/पाई की पावर 1/2, और ये हो जाएगा -∞ टू +∞ x e की पावर -x² dx।
ये एक ऑड फंक्शन है, ये क्या है, ये है ऑड फंक्शन। हमें पता है ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी एक्स की जगह माइनस एक्स रखते हैं तो फंक्शन के आगे माइनस का साइन आ जाता है। आप एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे तो पूरा फंक्शन निगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे में माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स डी एक्स यहाँ पे इफ लगा सकते हो, ठीक है, कि वैल्यू सीधे 0 हो जाती है। तो सीधी सीधी बात है, ये पूरा का पूरा 0, यानी ये 0, यानी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 हो गई। कहीं साइड में इसको नोट कर लेते हैं, ठीक है, पहला रिजल्ट मिल गया, ठीक है, मिटा दो इसको, पॉज करके आप नोट कर लो, ठीक है। अब अगला हमें एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये तो फॉर्मूला है, इसको हम साइड में लिख लेते हैं। ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स डी एक्स क्या बन जाता है, 0, ठीक है। इसका यूज हम करेंगे बार बार, ठीक है, इसीलिए साइड में नोट कर लिया। अब हमें चाहिए एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार एक्स स्क्वायर साई डी एक्स अपॉन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार साई डी एक्स। मैंने बताया था हमारा वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है तो ये 1 हो जाएगा, और ऊपर की चीज अगर आप सॉल्व करोगे तो सीधी सीधी बात है, दोनों साई स्टार और साई दोनों का कांस्टेंट मल्टीप्लाई होके 1 अपॉन पाई की पावर 1/2 हो जाएगी, और अंदर क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 साई की का फंक्शन ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। अच्छा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर में भूल गया तो यहाँ लगा दो, ठीक है। तो फुल में आगे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन पाई की पावर 1/2 इंटीग्रेशन के अंदर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अगेन हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, आपको पता है, 0 टू इंफिनिटी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज लिख देता हूं, इफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कैसा है, इवन फंक्शन है, तो माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन 2 टाइम 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स होता है। तो ये टेक्निक यहां यूज होगी, तो ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, 2 अपॉन अंडर रूट पाई, मैंने इसको क्या लिख दिया, अंडर रूट पाई, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। जो जो फॉर्मूले साइड में आप नोट करते जाओ, इसी तरह से आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूले सीखते चले जाओगे, ठीक है। एक लास्ट फॉर्मूला काम आता है, वो है 0 टू इंफिनिटी एक्स की पावर एन ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू होती है 1/2 1 अपॉन अल्फा की पावर एन प्लस 1/2 गामा एन प्लस 1/2, ठीक है। दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अप्लाई कर दोगे फॉर्मूला तो ये हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट पाई, एन की वैल्यू 2 है याद रखना, तो क्या हो जाएगा 1/2 1 अपॉन, यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या है 1, तो 1 की पावर 3/2 गामा 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट पाई, और ये 1 की पावर 3/2 1 ही रहेगा, गामा 3/2 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 गामा 1/2, गामा 1/2 की वैल्यू पाई अंडर रूट पाई, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट पाई इंटू 1/2 इंटू अंडर रूट पाई, तो ये कैंसिल, यानी एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या हो गई 1/2, एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो गई 1/2, ठीक है।
तो इसका मतलब हम एरर इन पोजीशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये एक्सपेक्टेशन केस नहीं, एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या हो गई हमारी, एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो गई 1/2। तो कुल मिला के हमारा क्या हो जाएगा, एरर इन पोजीशन का फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर। तो पहली वैल्यू क्या है 1/2 और दूसरी वैल्यू क्या है 0। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है 1/√2 आंसर आ गया। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है कि डेल्टा एक्स की वैल्यू 1/√2 आई है। नोट कर लेना, इसको पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। अब अगला क्वेश्चन हमारा एरर इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है, डेल्टा पी एक्स, और इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, पी एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस पी एक्स एक्सपेक्टेशन, पी एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, तो पहले पी एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, -∞ टू +∞ साई स्टार पी एक्स ऑपरेटर साई डी एक्स अपॉन -∞ टू +∞ साई स्टार साई डी एक्स। हमें पहले से पता है कि हमारा जो वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1। हमें सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा सॉल्व करना है, इसका मतलब -∞ टू +∞ साई स्टार की वैल्यू हमारे पास है 1/π⁴ e⁻⁻x²/2 और पी मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है -i h, कैपिटल ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, ठीक, और क्या हो जाएगा del/del x, और ये ऑपरेट किस पे करेगा 1/π⁴ e⁻। ठीक है, ये फॉर्मूले आप नोट करते रहना। ठीक है, इसकी जरूरत है नहीं, मतलब ये याद रखना, इन फॉर्मूलों का यूज अभी फिर से होगा। ठीक है, चलो नहीं मिटाते हैं, यहां से तो ये पी एक्स क्या हो जाएगा -∞ टू +∞, क्या बनेगा 1/π⁴ ठीक है, e⁻⁻x²/2 -i h, ठीक है, 1/π⁴ e⁻⁻x²/2 dx। ठीक है, जो कांस्टेंट चीजें हैं उनको बाहर ले लेते हैं। तो कांस्टेंट चीज क्या है 1/4, 1/π वाला टर्म को कांस्टेंट है, और -i h भी कांस्टेंट है, तो -i h। एक चीज भूल गया, हाँ तुम याद दिलाते नहीं हो, i h del/del x है ना। मोमेंटम ऑपरेटर कैसा होता है, पी एक्स क्या होता है -i h del/del x, तो वही लगाया है। ठीक है, और क्या हो जाएगा 1/π⁴ दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 से 1/2 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन -∞ टू +∞ e⁻⁻x²/2। अच्छा, डिफ्रेंशिएशन कर लोगे तो क्या हो जाएगा e⁻⁻x²/2, और इसमें डिफ्रेंशिएशन होगा तो -2x/2 dx। ठीक है, पावर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल, और ये माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा i h 1/, सीधे इसे √π लिख देते हैं, √π, और इंटीग्रेशन हो जाएगा -∞ टू +∞, और ये हो जाएगा x e⁻⁻x² dx। ठीक है, ये एक ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन, सीधी सीधी बात है, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा तो ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब
पी एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 है। ठीक है, क्या लिख दें, पी एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 मिटा दो। अब पी एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे, मिटा दो। कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हो तो आप खुद ही उसे सही कर देना, मेथड यही है। ठीक है, मैं सिर्फ मेथड सिखा रहा हूँ क्योंकि मिस्टेक मुझसे हो जाएगी, चाहे जितनी अच्छी तरह से मैं यहाँ करने की कोशिश करूँ। ठीक है, मिटा रहा हूँ इसको। तो जहां पे भी मिस्टेक हो आप खुद ही सही कर लेना। अब बात करते हैं पी एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार पी एक्स स्क्वायर साई डी एक्स अपॉन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार साई डी एक्स। क्योंकि हमारा साई नॉर्मलाइज है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मोमेंटम स्क्वायर का ऑपरेटर है तो पी एक्स ऑपरेटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस एच कैट स्क्वायर डेल बाई डेल एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, तो मोमेंटम ऑपरेटर का स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन पाई की पावर 1/4 ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ एच कैट स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर 1 अपॉन पाई की पावर 1/4 ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। ठीक है, सारी चीजें मतलब जो भी कांस्टेंट चीजें बाहर ले लें तो क्या हो जाएगा, माइनस एच कैट स्क्वायर, ये स्क्वायर है। ठीक है, 1 अपॉन पाई की पावर 1/2 और इंटीग्रेशन के अंदर है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। एक बार डिफरेंशिएशन कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स बचेगा एक बार डिफरेंशिएशन करके, और बचेगा क्या वो देखो, बचेगा ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक बार डिफरेंशिएशन होगा तो माइनस 2x बाई 2 dx। एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस एच कैट स्क्वायर, इसको मैं अंडर रूट पाई लिख दूं, और अच्छा ये माइनस है तो ये प्लस हो गया और इंटीग्रेशन हुआ माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन मैं बाहर ले चुका हूं पहले ही, तो एक बार डिफरेंशिएशन होगा इसका, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू ब्रैकेट माइनस 2x बाई 2। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन इंटू एक्स प्लस इसको छोड़ देंगे, पहले वाले को छोड़ देंगे और दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा 1। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज dx। क्लियर हो गई बात। ठीक है, ये सब फॉर्मूला है। तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एच कैट स्क्वायर अपॉन अंडर रूट पाई माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, पहला टर्म क्या बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा टर्म क्या बनेगा, ई की पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो गया, dx। ठीक है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ऊपर की चीजें मिटा दूं, पॉज करके नोट कर लो। ये पूरा का पूरा इवन फंक्शन है, मैं बता दूं आपको कि ये क्या है, इवन फंक्शन। तो आगे से 2 ले लो तो क्या हो जाएगा, 2h कैट स्क्वायर अपॉन अंडर रूट पाई और ये हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर
dx, ये पहला इंटीग्रेशन, प्लस दूसरा इंटीग्रेशन क्या हो गया, 0 to infinity e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। सॉल्व कर लो तो क्या होगा, 2h कैट स्क्वायर अपॉन अंडर रूट पाई। ठीक है, सही हो रहा है, कहीं गलत तो नहीं है। ठीक है, यहां पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, पहले तो माइनस इंटीग्रेशन में है तो माइनस 1 अपॉन, यहाँ 1 की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 3/2 गामा 3/2, प्लस यहाँ n की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1 अपॉन 1/2, 1 की पावर 1/2 गामा 1/2। ठीक है, तो कुल मिला के बता दो ये वाली लाइन, तो ये हो गया 2h कैट स्क्वायर अपॉन अंडर रूट पाई, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 इंटू ये गामा 3/2 को खोलेंगे तो 1/2 गामा 1/2 बनता है। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 1/2 और गामा 1/2 की वैल्यू अंडर रूट पाई। ठीक है, यहाँ गामा 1/2 की वैल्यू भी अंडर रूट पाई होती है। ठीक है, अभी कर लेंगे अगले, 2h कैट स्क्वायर अपॉन अंडर रूट पाई, और ये बनेगा माइनस 1/4 अंडर रूट पाई प्लस 1/2 अंडर रूट पाई। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2h कैट स्क्वायर अंडर रूट पाई अपॉन अंडर रूट पाई, और ये है माइनस 1/4 प्लस 1/2। ठीक है, मिटा दो, पाई से पाई कैंसिल, तो ये हो गया 2h कैट स्क्वायर, और ये बना 4 माइनस 1 प्लस 2, यानी सीधी सीधी बात है 2h स्क्वायर अपॉन 4, यानी h स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो लास्ट चीज जो हमें कैलकुलेट करनी थी, px स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या हो गई, h स्क्वायर अपॉन अंडर 2। ठीक है, अब जो चीज हमें कैलकुलेट करनी थी फाइनली, यानी डेल्टा x डेल्टा px का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना था, तो वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो डेल्टा px क्या हो जाएगा, फॉर्मूला है px स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस px की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर, ये तो 0 है, तो इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू यानी h कैट स्क्वायर बाई 2 का अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा h कैट स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, सॉरी ये स्क्वायर लेगा। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले मिटा दो, तो फाइनली जो हमें कैलकुलेट करना था वो क्या, देखो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन 0, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन का स्क्वायर क्या हो गया 1/2, तो इस तरह से हमने क्या निकाला, एरर इन पोजीशन निकाल दिया, और एरर इन मोमेंटम मैंने यहां निकाला है, तो डेल्टा x डॉट डेल्टा px की वैल्यू क्या हो गई, एरर इन पोजीशन क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट 2, और एरर इन मोमेंटम क्या निकला इंटू h क्रॉस अपॉन अंडर रूट 2, यानी ये आया डेल्टा x डॉट डेल्टा px की वैल्यू h क्रॉस बाई 2 आंसर। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लो। तो फाइनली इस वीडियो में इतना ही। अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू से रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल हैं आपके पास और आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बुक का नाम और पेज नंबर कमेंट कर देना, पेज नंबर क्वेश्चन नंबर कमेंट कर देना, मैं वो न्यूमेरिकल अगले किसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, ओके बाय।